वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज का वीडियो लेक्चर बीएनएस का तीसरा वीडियो लेक्चर है और आज हम जानेंगे क्राइम क्या होता है, क्राइम की वो सारी डेफिनेशंस जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स, मेन सीरिया का कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। बाकी जैसे कि मैंने बीएससी का बुक लॉन्च किया था, फिर अब मैंने बीएनएस का भी बुक लॉन्च कर दिया है। जिस भी एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में ये जितनी भी बुक्स मैं लॉन्च कर रही हूँ वो हेल्पफुल रहने वाली है। कोई भी बुक या कोई भी पीडीएफ नोट वगैरह अगर वो अवेलेबल है, आपको परचेज करना है तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन है जिनके नोट्स या हार्ड कॉपी अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट इन फ्यूचर में लॉन्च करूंगी वो आपको इसी कैटलॉग में मिलेंगे और इसके अलावा उनके बारे में ना अपडेट टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीजों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्राइम क्या होता है। कहीं से चेपना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बताना है और ये भी बताना है कि आप किस एग्जाम के पर्पस से बीएनएस की जो मेरी वीडियो लेक्चर की सीरीज है वो देख रहे हो। तो ये जो क्राइम नाम की चीज है जिसको हम ऑफेंस भी बोलते हैं, इसको डिफाइन करने का ना सबका अपना अलग अलग नजरिया है। आपका भी अपना अलग नजरिया होगा, आप लोगों का नजरिया भी मैंने जानना है। बाकी जो डिफरेंट जुरिस्ट रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं, उनका क्या नजरिया है ये आज हम बताएंगे। इनका नजरिया जानने से पहले बीएनएस में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 24 में जो ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है वो भी देख लो, जो कि ये कहती है कि यहाँ पर जो चैप्टर्स एंड सेक्शंस वगैरह मेंशन है इनको छोड़ के ऑफेंस का मतलब क्या है। ऑफेंस का मतलब है किसी ऐसी चीज से जो बीएनएस के तहत पनिशेबल है। तो बाकी ये चैप्टर एंड सेक्शंस में ऑफेंस का मतलब क्या है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड ये जो सेक्शंस यहाँ पर क्लोज ए में मेंशन है, इन सेक्शंस में ऑफेंस का मतलब है किसी ऐसे एक्ट से जो बीएनएस में पनिशेबल है और जो पनिशेबल है किसी स्पेशल या लोकल लॉ में। वहीं क्लोज बी में जो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन है, इन सेक्शंस में ऑफेंस में इंक्लूड होंगे वो एक्ट भी जो पनिशेबल है मिनिमम 6 महीने तक के या उससे ज्यादा के कारावास के लिए किसी स्पेशल या किसी लोकल लॉज में, चाहे इस पनिशमेंट के साथ फाइन इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है ऑफेंस की, इससे ना हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली ऑफेंस का मतलब होता है उन चीजों से जो बीएनएस में पनिशेबल बताई गई हैं। अब कुछ विद्वान लोगों ने क्राइम के बारे में क्या कहा, ये जानने से पहले एक बात ये जान लो कि जिस टाइम पे ये लोग आए थे और अपनी अपनी डेफिनेशन देके चले गए, उस टाइम पे अगर आप आते और जो क्राइम की डेफिनेशन आज आप कमेंट सेक्शन में देने वाले हो वो उस टाइम पे दे देते तो आज आपका नाम यहाँ पे होता। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा काम नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि बच्चे ना याद करते हुए गालियां देते हैं कि पता नहीं कौन कौन लोग हैं, पता नहीं क्या क्या कह के चले गए और हमें एग्जाम के लिए याद करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है कि भाई ये चीज किसने कही थी, इसलिए हमने गाली खाने वाले काम नहीं करने। तो सबसे पहले जो डैनिंग था उसने क्या कहा, उसने कहा था कि मतलब कोई एक्ट क्राइम के रूप में तभी पनिशेबल होगा जब भाई साहब वो मॉरली ब्लेम वर्दी होगा, मतलब मॉरली उसको गलत माना जाना होना चाहिए, वो होना चाहिए सिन, पाप की तरह उसको ट्रीट किया जाना चाहिए कि भाई ये चीज कर दी, ये तो पाप है। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मोरल रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में क्राइम को डिफाइन किया था स्टीफन ने भी। इन्होंने कहा कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो सिर्फ लॉ के तहत पनिशेबल ही नहीं है बल्कि वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट को भी रिवोल्ट करता है, सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट को भी हर्ट करता है। वहीं ब्लैकस्टोन का ये कहना है कि अगर कोई चीज करना मना किया गया है किसी पब्लिक लॉ में और वो चीज इन वायलेशन ऑफ दैट पब्लिक लॉ कमिट कर दी जाती है, या फिर कोई चीज करने के लिए बोला गया है किसी पब्लिक लॉ में और वो चीज नहीं की जाती है इन वायलेशन ऑफ दैट पब्लिक लॉ, उस चीज का ओमिशन कर दिया जाता है, तो तब कहा जाएगा कि वो क्या किया गया है, वो किया गया है क्राइम। वही चीज तो क्राइम है। यानी कि इन्होंने पब्लिक रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में क्राइम को डिफाइन किया। कैनी ने कहा क्राइम एक पनिशेबल एक्ट है जिसकी माफी प्राइवेट पर्सन के द्वारा नहीं मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो सिर्फ मिल सकती है बाय द सोवरेन, यानी कि बाय द स्टेट। तो कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है, समथिंग लाइक इलीगल चीज विच इज पनिशेबल बाय द लॉ, जिसको हम एंटी सोशल एक्ट भी कह सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल नहीं होता है बल्कि पूरी कम्युनिटी, सोसाइटी,
इवन स्टेट के लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज ये इंजूरियस होता है टू द पब्लिक वेलफेयर। इसलिए ये फोरबिडन होता है, प्रोहिबिटेड होता है अंडर द लॉ, और उसके लिए पनिशमेंट भी होती है लॉ में, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू द मशीनरी ऑफ द स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट्स भी देख लो। टोटल 4 इसेंशियल एलिमेंट है। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया जो कि टॉर्ट में जरूरी नहीं होता है, तीसरा एक्टस रियस, चौथा इंजरी। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो बीएनएस में कहीं पर भी ह्यूमन बीइंग को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है डिफाइन करने की। सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग आखिर होते कौन है। आप, मैं, किसी भी जेंडर का कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग ही तो है। मतलब इंसान क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब किसी भी जेंडर से कोई बिलोंग कर रहा है, हम सब हैं तो ह्यूमन बीइंग ही ना, होमो सेपियंस सेपियंस। तो डिफाइन क्या किया गया है बीएनएस में? मैन को, वुमन को। लेकिन इन दोनों चीजों को भी डिफाइन करने की क्या जरूरत है? अभी ये बोलोगे आप, जरूरत है। अगर आप किसी नॉर्मली लड़की को जाके बोलो ओए औरत, तो वो घुमा के रैप्टा मार देगी, बोलेगी भाई मैं किस एंगल से तुझे औरत दिख रही हूं? फिर आप बोलोगे ये तो बीएनएस कह रहा है बहन कि फीमेल ह्यूमन बीइंग चाहे किसी भी एज की हो उसे हम यहाँ पर औरत मानेंगे। सिमिलरली मेल ह्यूमन बीइंग चाहे किसी भी एज का हो उसको हम आदमी, बोले तो मैन मानेंगे। तो जो क्राइम होता है वो कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग किसी क्राइम की सजा काट रहा हो? इनको पनिश करने के लिए अलग से ही कोई लॉ वगैरह बना रखा है? नहीं ना, ऐसा थोड़ी है। और साथ ही जनरल एक्सेप्शन के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 3 में जो प्रोविजन दे रखे हैं 14 से लेकर 44 तक, उनमें अगर कोई फॉल हो रहा है तो वो भी यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यून रहता है, उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक यहाँ पर बता रखा है। और इनके अलावा कुछ वीआईपी लोग हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन सोवरेन, फॉरेन एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स वगैरह, इनको भी क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट मिली हुई है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी कंपनी को ऐसे क्राइम के लिए पनिश किया जा सकता है जो डेथ पेनल्टी या फिर कारावास की सजा से पनिशेबल हो? तो सबसे पहले ये जान लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ बीएनएस में पर्सन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये चीज क्लियर कर रही है कि पर्सन का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन से नहीं होगा जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग वगैरह होते हैं, बल्कि पर्सन में इंक्लूड होगी कोई कंपनी वगैरह, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वगैरह, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। यानी कि पर्सन में यहाँ पर आर्टिफिशियल, जुरिस्टिक और लीगल पर्सन्स को भी इंक्लूड किया गया है नेचुरल पर्सन्स के साथ साथ। और कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है आपकी लीगल पर्सन। इसको लीगल एंटिटी कहा गया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में। और वहीं मैसर्स सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 1965 के केस में ये चीज क्लियर की गई थी कि ऐसे क्राइम के लिए जो कि डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, कंपनी को गिल्टी हेल्ड नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी कंपनी को उठा के क्या सूली पे लटकाया जा सकता है? नहीं ना। क्या किसी कंपनी को उठा के जेल की 4 दीवारों के बीच में रखा जा सकता है? नहीं ना। तो फिर क्या किया जा सकता है कंपनी के साथ? कंपनी को किसी ऐसे क्राइम के लिए गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है जो पनिशेबल हो फाइन से। ओके। क्राइम का दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है मेंस रिया, यानी गलत इरादे, यानी गिल्टी इंटेंशन, या फिर ये कह लो इविल माइंड। तो ये जो दूसरा इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, ये आया कहाँ से? ये आया है एक लैटिन मैगजीन से, जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो कि है एक्टुस नॉन फेसिट रिनम निसी मेंस रिया, जिसका मतलब है कि कोई भी एक्ट अपने आप में ही गिल्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, क्राइम नहीं होता है, जब तक कि भाई वो गिल्टी माइंड के साथ ना किया जाए। तो एक्ट के साथ साथ होना चाहिए क्या? मेंस रिया, तब जाके वो बनेगा क्राइम। विदाउट मेंस रिया और इविल माइंड क्राइम नहीं हो सकता है। तो ये जो मेंस रिया का मैक्सिम है ये आया है मॉरल थियोलॉजी से। तो मॉरल थियोलॉजी से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमन लॉ सिस्टम जो इंग्लैंड में चलता था ना, वहाँ पर लॉर्ड एडवर्ड कॉक के द्वारा। उसके बाद कंसिस्टेंटली वहाँ पर ये अप्लाई किया जाने लगा। एंड इवन आर वर्सेस ऑल्डे के केस में लॉर्ड ब्रिंजर ने यह भी कहा था कि भाई इंग्लैंड में जो लॉ चलता है ना उससे भी पुराना है ये मैगजीन, एक्टुस नॉन फेसिट रिनम निसी मेंस रिया, जो कि इस बात पे जोर देता है कि बिना गिल्टी माइंड के कोई भी गिल्टी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लैंड में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को डेवलप किए। सबसे पहला केस आता है यहाँ पे हमारे पास आर वर्सेस प्रिंस का 1875 का। ये अबडक्शन से रिलेटेड केस है। इस केस में एक प्रिंस नाम का लड़का होता है जो कि एक लड़की को भगा लिया होता है और वो लड़की उसको बताई होती है कि वो 18 साल की है एंड वो दिखने में भी 18 साल की लग रही थी। बट फिर भी प्रिंस के अगेंस्ट चार्ज लगता है सेक्शन 55 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1861 के तहत,
किस चीज का? इस चीज का कि भाई वो अनमैरिड गर्ल को जो कि 16 साल से नीचे की है उसके फादर के पास से बिना फादर के कंसेंट के ले गया, यानी कि प्रिंस कर लिया अबडक्शन, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 55 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। लेकिन ज्यूरी ये पाती है कि जैसे कि जो वो लड़की है विलिंगली प्रिंस के साथ गई थी और प्रिंस जेन्युइनली ये बिलीव करके उसको अपने साथ ले गया था कि वो 18 साल की है, और उसका ये बिलीफ रीजनेबल भी था क्योंकि वो दिखने में भी 18 साल की लग रही थी। तो इन तथ्यों के साथ प्रिंस की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जैसे कि कॉमन लॉ में एक डॉक्ट्रिन चलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया, वो यहाँ पर सेक्शन 55 में अप्लाई किया जाना चाहिए। एंड जैसा कि प्रिंस का इंटेंशन कोई ऑफेंस कमिट करने का नहीं था, इसलिए उसको कन्विक्ट इस सेक्शन के तहत नहीं किया जाना चाहिए। डिफेंस साइड के इस आर्ग्यूमेंट से जस्टिस ब्रेट अग्री होते हैं एंड हेल्ड करते हैं कि जो प्रिंस है वो गिल्टी नहीं है, बिकॉज ऑफेंस करने के लिए जो इंटेंशन होना चाहिए था, मेंसरिया जो होना चाहिए था, वो उसका नहीं था। वहीं जस्टिस ब्रैमवेल दो तरह के ऑफेंसेस में कुछ डिफरेंसेस बताते हैं। कहते हैं कि दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है मेला इनसे, यानी कि जो लीगल रॉन्ग होने के साथ साथ मॉरल रॉन्ग भी होते हैं, और दूसरे होते हैं मेला प्रोहिबिशिया, यानी कि जो सिर्फ लीगल रॉन्ग्स ही होते हैं। तो ये कहते हैं कि सेक्शन 55 के तहत अबडक्शन वाला जो एक्ट है ये एक इमोरल एक्ट है, यानी कि ये मेला इनसे ये वाला ऑफेंस है जहां पर मेंसरिया प्रिज्यूम कर लिया जाता है। भले ही आपका मेंसरिया ना हो, आपका गलत इंटेंशन ना हो, फिर भी प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपका गलत इंटेंशन था। अलग से मेंसरिया प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि सिंस ने उस लड़की को भगा के जो कि 16 साल की है, भले ही उसको वो 18 साल की लग रही थी, उसने किया है एक इमोरल एक्ट, तो उसका मेंसरिया यहाँ पर सेक्शन 55 में प्रिज्यूम कर लिया गया और उसको हेल्ड किया गया सेक्शन 55 के तहत गिल्टी। अगला केस है आर वर्सेस टॉल्सन। ये बाइगैमी का केस है। इस केस में जो फैक्ट आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको ना एक मूवी ध्यान आएगी, हमारी अधूरी कहानी, यही नाम था ना जिसमें विद्या बालन और इमरान हाशमी था और एक और थे वो राजकुमार राव। तो ये एज्यूम करके चल लो कि मिसेस टॉल्सन जो है ना इस केस में वो है विद्या बालन, मिस्टर टॉल्सन जो है वो है राजकुमार राव, एंड इमरान हाशमी जो है वो जिससे मिसेस टॉल्सन शादी करने वाली है। ठीक है, हालांकि इमरान हाशमी की विद्या बालन से शादी तो नहीं हुई थी, बट हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है इस केस में, मिसेस टॉल्सन एंड मिस्टर टॉल्सन की 1880 में शादी होती है। 1881 में मिस्टर टॉल्सन अमेरिका के लिए निकलते हैं। फिर उड़ती उड़ती खबर आती है जो सारी इंक्वायरीज करने के बाद कंफर्म हो जाती है कि भाई जो मिसेस टॉल्सन के हस्बैंड थे यानी मिस्टर टॉल्सन वो समुद्र में कहीं खो गए हैं, और काफी लंबा टाइम गुजर जाता है। तो फिर ये बिलीव करते हुए कि जो मिसेस टॉल्सन है वो तो विधवा हो गई है, वो 1887 में फिर से शादी कर लेती हैं। मीनवाइल अचानक मिसेस टॉल्सन को आ जाता है हार्ट अटैक, मजाक कर रही हूँ, मतलब अचानक ये हो जाता है कि मिस्टर टॉल्सन टपकते हैं दिसंबर 1887 में। ये क्या हो गया, मिसेस टॉल्सन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके अगेंस्ट लगता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत बाइगैमी का चार्ज। एंड ट्रायल कोर्ट ये हेल्ड करती है कि भले ही वो ये बिलीव करते हुए, जो कि रीजनेबल भी है कि मतलब उसका हस्बैंड मर गया है, दूसरी शादी की है, बट ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं है टू द चार्ज ऑफ बाइगैमी। दैट्स व्हाई ट्रायल कोर्ट मिसेस टॉल्सन को गिल्टी हेल्ड कर देती है एंड एक दिन का इम्प्रिजनमेंट भी उनको हो जाता है। देन मिसेस टॉल्सन कोर्ट ऑफ अपील में जाती हैं एंड वहां पर वो ये आर्ग्यूमेंट पेश करती हैं कि जो उनका बिलीव था कि भाई उनके हस्बैंड मर चुके हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने दूसरी शादी की, यानी कि उनका ये चीज करने के पीछे बुरा इरादा नहीं था, मेंसरिया नहीं था। तो जब मेंसरिया नहीं था तो फिर ये चीज ऑफेंस कैसे हो सकती है? तो मेंसरिया वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रायल कोर्ट ने अवॉइड किया है, उसको तो कंसीडर ही नहीं किया है। इस ग्राउंड पे ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को मिसेस टॉल्सन चैलेंज करती है कोर्ट ऑफ अपील में। देन कोर्ट ऑफ अपील ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर देती है एंड हेल्ड करती है कि जैसे कि मिसेस टॉल्सन ने बोनाफाइडली एंड रीजनेबली ये बिलीव करते हुए कि भाई उसका हस्बैंड मर चुका है, सेकेंड मैरिज किया था, तो ये चीज वैलिड डिफेंस है जो कि शो कर रही है कि इस एक्ट के पीछे मेंसरिया नहीं था। तो ये चीज वैलिड डिफेंस है टू द चार्ज ऑफ बाइगैमी। एंड जस्टिस केव ने यहां पर ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है जब तक कि उसका एप्लीकेशन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस पर एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली एक्सक्लूड ना किया गया हो, जब तक कि साफ तौर पर मना ना किया गया हो कि भाई मेंसरिया नहीं लगेगा, यहाँ पे साफ अक्षरों में अगर ऐसा लिखा गया है तो तब नहीं लगेगा,
या फिर इम्प्लिसिटली जब हम ढंग से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर की इंटेंट देखते हैं कि इस ऑफेंस को यहाँ पर डालने के पीछे इंटेंशन क्या है, तब हमें पता चलता है कि इम्प्लिसिटली यहाँ पर लेजिस्लेचर चाह रहा है कि बिना मेंसरिया के इस चीज को ऑफेंस माना जाए, इसमें मेंसरिया नहीं देखना है। तो ये चीज इम्प्लिसिटली भी पता चल जाती है। तो देखना यही है कि क्या एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली मना किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया को किसी पर्टिकुलर ऑफेंस पर अप्लाई करने के लिए। अगर मना किया गया है तो तब नहीं लगेगा, अदरवाइज हर स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस पे मेंसरिया लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आर वर्सेस प्रिंस में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया अप्लाई नहीं किया गया था, आर वर्सेस टॉल्सन में अप्लाई किया गया। देन काफी सारे केसेस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली कि कभी किसी में अप्लाई कर रहे हैं, कभी किसी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मेंसरिया के रिगार्डिंग कुछ केसेस आपने और ध्यान रखना है, जैसे कि आर वर्सेस वीट्स एंड स्टॉक्स का, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर, स्वीट वर्सेस पार्सले, ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और ये केसेस आखिर किस ऑफेंस से संबंधित है, ये चीज आपने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो जैसे कि बाद में केसेस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली थी, कहीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया अप्लाई किया जा रहा था, कहीं पे नहीं अप्लाई किया जा रहा था। फिर क्या हुआ, 1936 तक ये चीज देखने को मिली कि क्रिमिनल इंटेंट बोले तो मेंसरिया स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में अप्लाई ही नहीं किया जा रहा है, उसको अवॉइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई प्रोफेसर स्टेलिब्रस ने ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया इक्लिप्स में चला गया, इंग्लैंड में उस पर ग्रहण लग गया है। बट हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसको रिवाइव किया ब्रांड वर्सेस वुड के केस में, और ये बात वापस से रीअफर्म की कि मेंसरिया तब तक स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब तक कि उसको एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली स्टैट्यूट एक्सक्लूड ना करता हो, तब तक मेंसरिया हर स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में अप्लाई होगा ही होगा। ब्रांड वर्सेस वुड के केस में हेल्ड हुई ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की थी, अडॉप्ट की थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरि प्रसाद राव के केस में, और हेल्ड किया था कि भाई मेंसरिया ना इसेंशियल एलिमेंट है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो भी तब तक जब तक कि स्टैट्यूट एक्सप्रेसली या बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन बोले तो इम्प्लाइडली उसको एक्सक्लूड नहीं करता है क्राइम की डेफिनेशन से, क्राइम की इसेंशियल एलिमेंट से। एंड सिमिलर चीज ऑलरेडी वैसे हेल्ड हो चुकी है शिराज वर्सेस डी रुटजन के केस में भी, जिसको हमारे इंडियन कोर्ट ने भी अप्रूव किया है। श्रीनिवासमल बेरोलिया के केस में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज के केस में, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में, एंड श्रीनिवासमल बेरोलिया वर्सेस किंग एम्परर के केस में ये बात भी हेल्ड हुई थी कि जो विकेरियस लायबिलिटी आप लोग टॉर्ट लॉ में पढ़ते हो वो इंपोज की जा सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ मेंसरिया और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। विकेरियस लायबिलिटी में मेंसरिया या इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं देखा जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये बात हेल्ड की थी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले जो मामले होते हैं ना, वहां पर भी मेंसरिया नहीं देखा जाता है। लाइक इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि हो गए आपके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। एंड 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में पब्लिक सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बात हेल्ड की थी कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस होते हैं उनमें ना मेंसरिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। उनमें यह नहीं देखा जाता है कि इस ऑफेंस को करने के पीछे अच्छा इंटेंशन था या बुरा इंटेंशन था। इसके अलावा हमारे देश में और भी कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें मेंसरिया नहीं लगता है, जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बाइगैमी, किडनैपिंग। तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें मेंसरिया नहीं लगता है। ये लिस्ट आपने एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। यहाँ पर मेंसरिया प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक्टस रियस प्रूव करना पड़ता है टू पनिश द ऑफेंडर। और साथ ही ये भी ध्यान रखो कि प्रभात कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2021 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि मेंसरिया इंटेंट के रूप में रिक्वायर नहीं होता है मेडिकल नेग्लिजेंसेस के मामलों में। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बीएनएस में डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया आपको कैसे देखने को मिलता है। तो काफी सारे ऑफेंसेस की आप डेफिनेशन देखोगे बीएनएस में, हर एक ऑफेंस के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़ोगे। तो आप तब ये गौर करना कि क्या उन ऑफेंसेस की डेफिनेशन में जब आप एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हो तो उनमें क्या इस तरह का क्रिमिनल इंटेंट लिखा हुआ है, कैसा, लाइक इंटेंशनली लिखा हुआ है, डिसऑनेस्टली लिखा हुआ है, फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है, वॉलंटरली लिखा हुआ है, या नोइंगली लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो ये मेंटल स्टेट बोले तो मेंसरिया, गिल्टी माइंड प्रूव करना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ दैट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो रिक्वायर करता है डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी का रिमूव किया जाना। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्रूव करना पड़ेगा, ये मेंसरिया प्रूव करना पड़ेगा थेफ्ट के ऑफेंस में, तभी वो थेफ्ट का ऑफेंस बनेगा।
अदरवाइज वो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बीएनएस में एक जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 3, जिसमें सेक्शन 14 से लेकर 44 तक कुछ एक्सेप्शंस बता रखे हैं, जिनके दायरे में अगर आप आते हैं तो आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाते हैं, क्योंकि इन एक्सेप्शन में प्रिज्यूम ये किया जाता है कि रॉन्ग डूअर का गिल्टी इंटेंशन ही नहीं था। तो यहाँ पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस rea कंप्लीट हो गया है, और मेंस rea से रिलेटेड जो लीगल मैगजीन मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी कंप्लीट हो गया है। एक मैगजीन और आप ध्यान रखो, एक्टुस मी इनवितो फैक्टुस नॉन एट मेंस एक्टुस, जिसका मतलब है कि अगर कोई एक्ट मेरे विल के अगेंस्ट किया जाता है तो वो मेरा एक्ट है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर क्राइम का तीसरा इसेंशियल एलिमेंट है एक्टस रियस, जिसको हम कहते हैं गिल्टी एक्ट, जो अल्टीमेटली आपको पनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। यानी जब भी आप अपने मेंस rea को फिजिकल एस्पेक्ट दे दोगे, आपने माइंड में सोचा कि आप किसी का मर्डर करना चाहते हो, आपने चाकू उठा के उसको घोंप दिया, तो ये क्या था? ये था आपका एक्टस रियस, ओवर्ट एक्ट, विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्राइम। तो क्राइम के लिए रिक्वायर है गिल्टी माइंड एज वेल एज गिल्टी एक्ट। विदाउट अ कोरस्पॉन्डिंग गिल्टी एक्ट, अ गिल्टी इंटेंशन अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में भी हमारे माइंड पे गिल्टी इंटेंशन आ जाते हैं, बट वो हमारे सिर्फ माइंड तक सीमित रहते हैं, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे ही हम उसको फिजिकल एस्पेक्ट दे देंगे तो वो चीज, वो फिजिकल एस्पेक्ट हमारे मेंस rea का क्या होगा? एक्टस रियस। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि क्या मोटिव इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, तो इसका आंसर है नहीं, मोटिव इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बट मोटिव रेलेवेंट फैक्ट है। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएसए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड लास्ट इसेंशियल एलिमेंट है इंजरी या कह लो हार्म। अगर गिल्टी माइंड के साथ आपने कोई ओवर्ट एक्ट किया है, उससे कोई इंजरी ही नहीं हुई है, तो फिर क्राइम कैसे हो सकता है? इसलिए इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, और इंजरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, यानी कि ऐसा हार्म जो इलीगली कॉज किया जा रहा है आपके बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को। तो इंजरी प्रॉपर्टी को हो सकती है, बॉडी को हो सकती है, बॉडी को हो सकती है, रेपुटेशन को हो सकती है, माइंड को हो सकती है। ओके, तो इंजरी में वो एक्टस रियस रिजल्ट होना चाहिए। तो यहां पर हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट होते हैं 4। पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस rea, बोले तो गिल्टी इंटेंशन। बट ये चीज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले ऑफेंसेस में, पब्लिक न्यूसेंस के मामले में, किडनैपिंग के मामले में, बाइगैमी के मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन के मामले में, और सेक्शन 147, 223 में जो ऑफेंस बता रखे हैं उन मामलों में अप्लाई नहीं होता है। वहां पर मेंस rea इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है। तीसरा इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का एक्टस रियस, यानी गिल्टी एक्ट। एंड लास्ट इंजरी और हार्म कॉज टू अनदर। ओके, तो ये हो गए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम की स्टेजेस भी 4 ही होती हैं। पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा कमीशन। तो सबसे पहले इंटेंशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ही स्टार्टिंग में कि जो मेंस rea होता है, यानी कि गिल्टी माइंड, ये एक इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी कि ये अकेला काफी नहीं है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसके साथ साथ एक्टस रियस शामिल होना चाहिए, तब जाके क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। यानी कि जो इंटेंशन वाली स्टेज है, बोले तो मेंस rea, आपके माइंड में कोई गिल्टी इंटेंट अगर आ रहा है, इविल माइंड अगर आपका हो रहा है, डर्टी माइंड अगर आपका है, तो ये स्टेज में आप किसी भी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ भी आ जाता है। कितनी ही गिल्टी इंटेंशन भी आ जाती है, कितनी ही अच्छी इंटेंशन भी आ जाती है माइंड में। और आपने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, एक कंधे पे हमारे बैठी रहती है ब्लैक परी, और एक कंधे पे हमारे बैठी रहती है व्हाइट परी। ब्लैक परी हमें गलत चीजों को करने के लिए उकसाती है, वहीं व्हाइट परी हमें समझाती है कि कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, ये गलत कांड करने के बाद तुम जीवन भर भी सुखी नहीं रह पाओगे और मरने के बाद भी सुखी नहीं रह पाओगे। इस तरह के खौफ हमें दिखाती है ये सफेद वाली परी, जिससे हम जो गलत कांड करने के लिए हम अपने माइंड में गिल्टी इंटेंशन लेके आ रहे हैं ना, उसको त्याग देते हैं। और इस तरह से सफेद वाली परी ब्लैक परी पे पड़ जाती है भारी। यहाँ पे परियों में भी रेसिज्म हो रहा है, मूवीज में देखने को मिलता है जो कि। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटेंशन वाली स्टेज होती है वो पनिशेबल नहीं होती है। हालांकि क्राइम के कमिट हो जाने के बाद इस स्टेज की रेलेवेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इंटेंशन एक रेलेवेंट फैक्ट होती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ BSA।
क्राइम की दूसरी स्टेज है प्रिपरेशन। जब भी हमें कोई क्राइम करना होता है तो सबसे पहले जैसे कि हमारे माइंड में गिल्टी इंटेंशन आए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्राइम को अंजाम देने के लिए जो अरेंजमेंट्स करेंगे, हमें अगर कोई सामग्री वगैरह चाहिए उसको अगर हम एक्वायर करेंगे, योजनाएं वगैरह बनाएंगे, कोई मैप वगैरह अगर हम बनाएंगे, कोई डिज़ाइन वगैरह अगर हम बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें फॉल होंगी प्रिपरेशन की स्टेज में। और किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करना पनिशेबल नहीं होता है, ये कहता है जनरल रूल। फॉर एग्जाम्पल, मैं थैनोस का मर्डर करना चाहती हूँ, यह है मेरी गिल्टी इंटेंशन। और मर्डर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक पिस्तौल खरीदती हूँ। पिस्तौल खरीदने के बाद जब मैं जा रही होती हूँ थैनोस का मर्डर करने के लिए, मीनवाइल मेरे माइंड में आता है कि यार मैं ये क्या करने जा रही हूँ, ये तो बहुत गलत काम है, ये करने के बाद तो मैं चैन से रह ही नहीं पाऊंगी। तो मेरा माइंड बदल जाता है और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। इसीलिए तो ये रीज़न है जिसकी वजह से प्रिपरेशन करना किसी क्राइम की पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि माइंड चेंज होने के आसार रहते हैं इस स्टेज के दौरान। लेकिन इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 149, सेक्शन नंबर 154, सेक्शन नंबर 310 सबसेक्शन 4। इन सेक्शंस में कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करना पनिशेबल बताया गया है। तो मरते दम तक ये सेक्शंस आपने ध्यान रखने हैं बीएनएस के, जब तक कि बीएनएस को कोई और लॉ के रिप्लेस नहीं कर देता है। ये सेक्शंस आईपीसी के सेक्शन नंबर 122, 126 एंड 399 को रिप्लेस किए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जनरल रूल ये है कि किसी ऑफेंस की प्रिपरेशन करना पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। बट इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस बीएनएस के इन सेक्शंस में दे रखे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर क्राइम कमिट हो जाता है उसके बाद प्रिपरेशन वाली जो स्टेज है ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाती है अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ बीएसए। क्राइम की तीसरी स्टेज है अटेम्प्ट। तो जब भी हमारे माइंड में गिल्टी इंटेंशन आया कोई ऑफेंस को कमिट करने का, उसको अंजाम देने के लिए हमने प्रिपरेशन वगैरह किया, जैसे ही प्रिपरेशन एंड हुई उसके बाद जो एक्चुअल एक्शन उस क्राइम को अंजाम देगा वो एक्चुअल एक्शन हमने कमिट किया, बट डिजायर्ड रिजल्ट यानी कि जो क्राइम हमने कमिट करना था वो नहीं हुआ ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो तब हम फॉल होंगे अटेम्प्ट वाली स्टेज में, जो कि इनकोएट ऑफेंस के नाम से भी जानी जाती है। और जनरली ये पनिशेबल होती है अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई चोर चोरी करने के इरादे से किसी दूसरे व्यक्ति की पॉकेट में हाथ डालता है, लेकिन पॉकेट खाली होती है, तो एक्चुअल एक्शन तो उसने लिया ना, पॉकेट में हाथ डालना। अगर पॉकेट में कुछ होता तो फिर चोरी कंप्लीट हो जाती, लेकिन पॉकेट में कुछ नहीं था तो फिर ये चोरी का अटेम्प्ट होगा, जो कि पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। सिमिलरली, अगर मैं थैनोस को मारने के इंटेंशन से प्रिपरेशन करती हूँ, गन खरीदती हूँ और गन खरीद के मैं थैनोस के सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ, गन से फायर करती हूँ, बट थैनोस साइड हो जाता है और मेरा निशाना चूक जाता है, तो यहाँ पर अगर वो गोली थैनोस को लग जाती तो मर्डर वाला ऑफेंस हो जाता कंप्लीट। लेकिन इस एक्शन से ये डिजायर रिजल्ट मुझे नहीं मिला है, मर्डर वाला ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं फॉल होंगी अटेम्प्ट वाली स्टेज में। अगर थैनोस को गोली लग जाती तो तब जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो जाता, फिर मैं कमीशन वाली स्टेज में आ जाती, अकम्प्लिशमेंट वाली स्टेज में आ जाती, फिर मुझे मर्डर के लिए चार्ज किया जाता अंडर सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस। वहीं जैसे कि मैं फेल हो गई हूँ, मैं चूक गई हूँ, तो तब मैं अटेम्प्ट वाली स्टेज में फॉल हो रही हूँ। मैंने किया है अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसके लिए अलग से पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 109 ऑफ बीएनएस में। इसी तरह कुछ और भी ऑफेंसेस हैं जिनके अटेम्प्ट के लिए बीएनएस में अलग से पनिशमेंट दे रखी है, जैसे कि सेक्शन नंबर 110 एंड सेक्शन नंबर 226। इसके अलावा आपको कौन कौन से सेक्शंस पता हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट अलग से बीएनएस में पनिशेबल नहीं बनाया गया है तो तब वो फॉल हो जाता है सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस में। तो जब हम सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस को डिस्कस करेंगे तब हम अटेम्प्ट वाले कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी ये और जान लो, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, इन दोनों के बीच में
अभय आनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में डिफरेंसेस बताए गए थे। क्या डिफरेंसेस बताए गए थे ये हम जब सेक्शन नंबर 62 डिस्कस करेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके क्राइम की चारों स्टेजेस हो चुकी हैं कंप्लीट, जिसका ना डिटेल में कंटेंट आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, उसके बाद वो कंटेंट अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपको बीएनएस का बुक परचेस करना है तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ये बीएनएस का तीसरा वीडियो लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पनिशमेंट वाला चैप्टर निपटाएंगे। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर नोट्स परचेज करने होंगे तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी प्रोफाइल में जाके चेक कर लेना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं और उनके सैम्पल्स एंड डिटेल्स भी वहीं पर मैंने डाले हुए हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।